हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। दोस्तों, सीटेट की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है और बहुत सारा एग्ज़ाम हो भी गया है। सीटेट का एग्ज़ाम 16 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 13 जनवरी तक चलेगी दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडरेट, इजी, इस प्रकार के बहुत सारे बातें चल रही है। क्या क्वेश्चंस आसान है या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चंस यही रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों। उन सारे क्वेश्चंस को समझने और जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और हर एक प्रकार के अपडेट के लिए, बीएड कोर्स के लिए सारे नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर। उन सारे के लिए भी मेरे चैनल पर बने रहे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, वो 100% क्वेश्चंस आने वाला डेट में भी आपको पूछी जाएगी और ये सारे क्वेश्चंस पूछी भी गई है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें और काफ़ी अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ये रहा। 3900 साल पहले पुरातन शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विभिन्न कारणों से समाप्त होने लगी। निम्नलिखित में से कौन उन कारणों में से एक नहीं है दोस्तों? यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर नहीं है, यानी इन तीन चार में से एक, तीन जो होंगे होंगे और एक नहीं होंगे, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो इसका क्या होगा आंसर आपके अनुसार? कि अराउंड 3900 years ago the earliest city Harappa and Mohenjo-daro began to come to an end because of the various reasons. Which one of the following is not one of those reasons? दोस्तों, इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको मैं बता दूं। आंतरिक प्रतिद्वंदिता के और शहरों के बीच में युद्ध, यानी देयर वाज इंटरनल रिवैलरी एंड वॉरफेयर बिटवीन सिटीज। नेक्स्ट है वनों की कटाई और बाढ़ के विनाश के वजह से। डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लड ब्राउट इन डिस्ट्रक्शंस। सी ऑप्शन है मवेशियों के झुंड द्वारा हरित क्षेत्र की मिट्टी नष्ट करना। ग्रेजिंग ऑफ ग्रीन कवर बाय हर्ड्स ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय द सॉइल कवर। एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों नदियों के सूखने में शहरों का अंत, यानी रिवर्स ड्राइड अप लीडिंग टू द एंड ऑफ द सिटी। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, तीन ऑप्शन आपका सही है, एक ऑप्शन गलत है, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर तीन चीजें। पहला, वनों की कटाई और बाढ़ का विनाश, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर कह सकते मोहनजोदारो, इन सारी चीज़ों को ख़त्म होने का साक्ष्य मिला है दोस्तों। मवेशियों के झुंड द्वारा हरित क्षेत्रों की मिट्टी नष्ट करना, ये भी साक्ष्य मिला है। इसके वजह से भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि इसके वजह से भी क्या हो सकता है, हड़प्पा या मोहनजोदारो को इंड हुआ होगा। ठीक है ना? उसके बाद नदियों के सूखने और शहरों का अंत। नदियों के सूखने की वजह से भी ऐसा अनुमान लगाया गया दोस्तों कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हो गया होगे, खत्म हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑप्शन है, आंतरिक प्रतिद्वंदिता और शहरों के बीच युद्ध। युद्ध का कभी चर्चा ही नहीं हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना? दोस्तों, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कैटल्स, जैसे कि कौन कौन से जानवरों ज्यादातर यूज की जाती थी। सीप हो गया, गोट्स हो गया, कैटल्स हो गया, जैसे कि गाय, भैंस, इस सब की ग्रीनरी फॉरेस्ट पर ज़्यादा ग्रेजिंग की जाती थी। इसके वजह से भी आपका ये हड़प्पा सिविलाइजेशन नष्ट होने की साक्ष्य प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपका आंसर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बने रहे मेरे साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। महाजनपद के सबसे दृढ़ थे क्योंकि क्षेत्र में, ऑप्शन सुनेंगे दोस्तों, क्षेत्र में लकड़ी, ईंट और पत्थर की उपलब्धता के कारण। वे ऑप्शन बी है, वे अपने धन और शक्ति को परिलक्षित करते थे।
ऑप्शन सी, शासक आक्रमणों से डर गए थे और वे अपना संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे। या फिर ऑप्शन वो, अमीर योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। यहां पर इंग्लिश में देख लेंगे, मोस्ट ऑफ द महाजनपदाज वेयर फोर्टिफाइड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन इन द एरिया। या फिर द रिफ्लेक्टेड देयर वेल्थ एंड पावर। या फिर द पीपल वेयर स्कैर्ड ऑफ अटैक्ड एंड वांटेड टू इंश्योर दे वेर प्रोटेक्टेड। या ऑप्शन डी होगा, दे वेर सिंबल ऑफ देयर रिच वॉरियर ट्रेडिशन। दोस्तों बताइए क्या आंसर क्या होना चाहिए, आपके पास समय ये रहा, ठीक है ना। अब बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों, ए बी सी डी क्या होगा आंसर, ठीक है ना। महाजनपद, जहां दोस्तों महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद जो था आपका कौन सा दोस्तों था, मगधा था, ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हैं दोस्तों, जब शक्तिशाली कोई राजा हो जाता है, जब शक्ति किसी भी राज्य का बढ़ने लगता है, तो उसको वहां के नागरिकों को या फिर उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो महाजनपद में भी यही चीजें हो गई थी। तो महाजनपद में बहुत सारे महाजनपद में एक कैपिटल सिटी होती थी दोस्तों। तो वो क्या करते थे, फोर्टिफाइड करते थे, क्यों, क्योंकि वो डरते थे से अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, अटैक, बाहर के आक्रमणों से बचाने के लिए फोर्टिफाइड करवाते थे। और इंश्योर देयर प्रोटेक्टेड, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, है ना। इसीलिए बड़े बड़े बिल्डिंगे, ब्रिक्स, ईंट, लकड़ियों का यूज करके बिल्डिंगें बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों, सब जब जून में लंदन में 11 बजेंगे, सुबह का जब 11 बजेंगे, तो भारतीय मानक समय में क्या होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि when it 10 AM in London in June, the Indian Standard Time will be, क्या होगा आंसर दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन में है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि दो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो टाइम है दोस्तों 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो इस 5.5 घंटा आगे है, तो वहां पर जितना टाइम होगा, क्यों हो ऐसा है, क्योंकि जो टाइम जोन है ना दोस्तों, इधर आपका क्या है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है दोस्तों। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जब भी होता है तो पॉजिटिव, यानी टाइम बढ़ता है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर आप जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो यहाँ अगर मान लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि अगर 11 बज रहे हैं, तो 11 बज रहे हैं, तो उसमें 5.5 घंटा आप जोड़ देते हो, तो क्या हो जाएगा, टी टी 3:30, यानी 3:30 पीएम में चला जाएगा, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। एम का क्या होता है, एंटी मेरिडियन कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:30, यानी जो भी टाइम वेस्ट में होगा उससे अगर ईस्ट की ओर आप डाइवर्ट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। कैसे, आपको पता है दोस्तों कि 1 डिग्री को अर्थ कवर करने के लिए इसको 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं अर्थ को, 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स, तो आपको 15 डिग्री को कवर करने के लिए 60 मिनट्स लगेंगे। और 60 मिनट्स कितने आवर्स के बराबर होता है दोस्तों, 1 आवर, ठीक है ना। 1 आवर होता है, तो 360 डिग्री को कवर करने के लिए 24 आवर्स होते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 डिग्री को कवर करने के लिए कितना मिनट लगेगा, तो 1 आवर लगेगा या 60 मिनट्स लगेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीटेड हो रहे हैं। आप इस क्वेश्चंस को छोड़ना मत, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, आप इसको देख कर जाना है। देखोगे आप तो आप 60 आउट ऑफ 60 आपकी कंप्लीट पूरी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर दोस्तों, एक मानचित्र 20 मीटर पैमाने के लिए 1 सेंटीमीटर का उपयोग करता है। नक्शे पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच वास्तविक दूरी क्या है। इंग्लिश में सुन लेंगे, अ मैप यूज अ स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कवर्स 20 meters on the ground if two places are 5 centimeter apart on the map,
द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है दोस्तों कि एक मैप पर यहाँ से लेकर यहाँ इस पोजीशन से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है ना। और 20 मीटर पैमाना, 1 सेंटीमीटर का ऊपर 20 मीटर पैमाना कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मैप को दिखाने के लिए 20 मीटर आपका रखते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर्स, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 100 मीटर हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन जो भी है इसमें 100, ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत में एक प्रभावी प्रशासन अभ्यास बनाने के लिए निम्न में से कौन से एक ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया था। इंग्लिश में सुन लेंगे। फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्रिएट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें से क्या रहा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सैन्य अभियान, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, सर्वेक्षण का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ सर्वे या प्रैक्टिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, भू राजस्व संग्रह का अभ्यास, या फिर प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेटिव पॉपुलेशन या देसी आबादी शोषण का अभ्यास। ऑप्शन क्या होगा आंसर दोस्तों, आप बताएं प्लीज, आप बताएं इसमें आंसर क्या होगा। ये रहा। आप क्या करो, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एग्जाम में एग्जाम देने जाओ दोस्तों। कहीं भी कोई मन बिल्कुल मत भटकाओ, बिल्कुल ही नेगेटिविटी मत सोचो। एग्जाम जिंदगी नहीं होती है दोस्तों, जिंदगी एग्जाम्स होती है। इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से देना है, एग्जाम देना, क्रैक करना है और अच्छा मार्क्स लेके आना है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है, भारत में एक प्रभावी प्रशासन अभ्यास बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, यानी ऑप्शन सी होगा। इसको देख लेते हैं, है ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस के लिए इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अपनाया था। 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर भारत में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपनाया था। पहला था जमींदारी सिस्टम, सेकंड महलवारी सिस्टम और थर्ड जो था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी, इन सारे से भी पूछा गया है दोस्तों कि रैयतवारी सिस्टम जो है कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, महलवारी सिस्टम कहाँ पर दोस्तों। रैयतवारी, रैयतवारी का मतलब होता है कि जिसमें पीजेंट्स लोगों को क्या किया जाता था, उसमें आपका दे दिया जाता था, अधिकार दे दिया जाता था दोस्तों, ठीक है ना। महलवारी सिस्टम में महल, गांव का एक हेडमैन बनाई जाती थी, उसको दे दिया जाता था दोस्तों। और जमींदारी सिस्टम में जमींदार राजाओं जो बड़े लोग होते थे उनको दे दिया जाता। तो रैयतवारी सिस्टम दोस्तों आपको साउथ इंडिया में था, महलवारी सिस्टम जो था आपका नॉर्थ इंडिया में था दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कोलकाता ऐसा। इधर था आपका जमींदारी सिस्टम था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका दोस्तों ये आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है क्वेश्चंस में कि नील खेती की मुख्य रूप से 2 प्रणालियां थी। वो कौन से 2 प्रणालियां थी जिससे नील की खेती की जाती थी। द 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन वर। फर्स्ट जो है आपका दोस्तों नीज और खीज, नीज और रैयती जिसको बोलते हैं, रैयती खरीफ और रवि नीज और छत की खेती। तो दोस्तों आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपको बताया नीज का मतलब होता है निजी, अपना, खुद, स्वयं। तो यहाँ पर नील की खेती के लिए अंग्रेजों के द्वारा ये प्रावधान था दोस्तों कि आप चाहे गेहूं की खेती कर रहे हो, चाहे चावल की खेती कर रहे हो, या फिर कोई भी क्रॉप की कर रहे हो, तो उसमें 25% आपको नील की खेती कंपलसरी करनी होती थी दोस्तों। आप उसे स्वेच्छा से करें या दबाव से करें, लेकिन 25% पर आपको क्या करना था, उस पर आपका नील की खेती करनी थी। तो नीज में क्या होता था दोस्तों कि नीज में अपनी जमीन पर निजी लोग क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन रैयतवारी में क्या होता था दोस्तों कि ये जो सिस्टम जो था कि प्लांटर को फोर्स किया जाता था, यानी प्लांटर जो थे रिच किसानों से या फिर हेडमैन से क्या करवाते थे, ले लेते थे और खेती, और उस पर अपना खेती करते थे। और इसमें जो मुखिया जो हेडमैन होता था, ज़बरदस्ती तरीके से, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं प्लांटेशन, ये
नील की, इंडिगो की खेती, तो उस पर ज़बरदस्ती हेडमैन जो होते थे, जिस एरिया में आपका गांव आता है उसके हेडमैन आपको 25% खेत पर क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे दोस्तों। तो ये आपका नील खेती के मुख्य रूप से दो प्रणालियां थी, उनमें से एक था नीज था और दूसरा क्या था, रैयती था दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के अधीन किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को ब्रिटिश रूल के सामने क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा दोस्तों। ऑप्शन है शोषण, अपने कृषि उत्पादन में गिरावट, उनके आंदोलन सीमित था, या बेरोजगारी था दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर कीजिए। द मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड, द मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी। ठीक है ना। कि इसमें कह रहा है ब्रिटिश शासन के अधीन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो द मूवमेंट वाज, जो मूवमेंट था, अभियान था, उसको रोक दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यानी इसमें ये चीज़ था दोस्तों कि जो झूम खेती होती है ना, झूम खेती को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही थी। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम फेस बाय शिफ्टिंग कल्टीवेटर अंडर ब्रिटिश रूल, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कल्टीवेटर्स, है ना। कि जैसे कि ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर फॉरेस्ट वे स्टेटेड प्रॉपर्टी। तो मतलब फॉरेस्ट को एक अपना प्रॉपर्टी, पहले जो जंगल में रहने वाले लोगों की होती थी, अब उन सारे ट्राइब से छीनकर स्टेट प्रॉपर्टी बना दी गई। इसको ये प्रॉब्लम था, है ना। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। अब फॉरेस्ट में भी क्लासिफाई करके उसको रिजर्व कर दिया गया दोस्तों। एंड दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, है ना। जो मतलब आप वही प्रोड्यूस कर सकते, पेड़ लगा सकते जो ब्रिटिशर्स क्या होते थे, मांगते थे दोस्तों, है ना। पीपल वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली प्रैक्टिस झूम कल्टिवेटर, यानी झूम कल्टिवेट कर, झूम क्या कल्टिवेट होता था दोस्तों, कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल्ड होकर झूम कल्टिवेट किया जाता था, है ना। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप झूम कल्टिवेट नहीं करेंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह दिया। दे हैड टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, है ना। दे हैड टू प्रैक्टिस सेटल्ड प्लाउ कल्टिवेटर विच वॉज नॉट ईजी। अभी इस तरीके से ईजी नहीं हुआ और काफ़ी टफ होते चले गए दोस्तों। ये ऑप्शन सी हो जाए, द मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चंस। मोहम्मद गजनी के सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के पीछे मुख्य कारण क्या था दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार एग्जाम में आपका। ये जो है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ टू द उठा के डाल दिया गया है दोस्तों। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए पढ़ कर जाइए। व्हाट वाज द मेन रीजंस बिहाइंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ सोमनाथ टेम्पल ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। जो दोस्तों सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में है। ठीक है। वहाँ पर मोहम्मद जो गजनी है ना, उसने मोहम्मद ऑफ गजनी क्या इस सुल्तान जो था वो वहाँ पर अटैक किया, क्यों किया। तो वो वहाँ एक महल का निर्माण करना चाहता था। क्या ये सही आंसर है। उन्हें मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं है इसलिए तोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने इस्लाम में एक महान नायक के रूप में क्रेडिट जीतने की कोशिश की। इस ये थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों। ठीक है। इसको देखते हैं। वह कुछ, ये बाकी दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। वह कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए मंदिर उपयोग करना चाहता था दोस्तों। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। कुछ अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर उपयोग करना चाहता, ऐसा नहीं था। वो इस्लाम के नायक बनना चाहता था, महान नायक बनना चाहता था और सारा क्रेडिट अपने नाम करना चाहता था। उसे ऐसा इस्लाम के प्रति दिखाना था कि इस्लाम से उसे बहुत प्रेम है और इस्लाम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस सारी चीज़ें इस क्वालिटी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आपको मैं बता दूं इसके पहले कि जो गजनी जो था ना दोस्तों, सोमनाथ टेम्पल पर लगभग 17 टाइम्स क्या किया था, अटैक किया था। और 17 टाइम अटैक करने के बाद 10,024 में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कितने, 10,024 में डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। और सारा धन लूट लिया था दोस्तों। और ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या था नहीं था दोस्तों। ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर।
कह रहा है द मिडाइवल आर्किटेक्चर इज एसोसिएट विथ, यानी मध्यकालीन स्थापत्य संबंधित है किसी से, दिल्ली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो मध्यकालीन जो थे वो दिल्ली स्टाइल के आर्किटेक्चर पर था, बेस्ड था, या फिर मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, या गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, या नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या आंसर होगा दोस्तों बताइए। मैं बताते चलो, गंधार जो स्टाइल था, जो बुद्धा के आपका सर पर जो जिस तरह से एकदम घुंघरू घुंघरू टाइप का बाल होता है ना दोस्तों, या फिर स्टैचू, बुद्धा की स्टैचू को उस तरह से दिखाया जाता है, वो जो आपका है गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। लेकिन यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन स्थापत्य संबंधित है किस चीज से, तो दिल्ली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दोस्तों, है ना, दिल्ली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली आर्किटेक्चर स्टाइल भी जाना जाता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि दिल्ली एक सेंट्रल पावर बन गया था। सेंट्रल पावर इसलिए भी बना कि चारों तरफ से वहां पर पहुंचने में और वहां से लीड करने में ज़्यादा आसान होती थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, बंगाल में मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं को अक्सर व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाया गया है, किस क्रम में वे शक्तिशाली होते जा रहे थे। यानी इसका इंग्लिश वर्जन सुनिए। इन बंगाल टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वेयर ऑफन व्यूड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु वर बिकमिंग पावरफुल ऑर्डर टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएं आप मुझे, ठीक है ना। तो मैं आपका ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। सुनिश्चित करने की उन्हें अच्छा कर्म किया जाता था, समाज के लिए वास्तुकला का एक चमत्कार का प्रदर्शन था, आसपास के मूल्य जोड़ने के लिए, या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, उनकी धार्मिकता का प्रचार और अनुयायियों की हासिल करने के लिए किया जाता था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने करने उनकी धार्मिकता का प्रचार या अनुयायियों को हासिल करने के लिए किया जाता है दोस्तों। आप क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन भूल रहे हैं आप, तो आप गेस के आधार पर, समझ के आधार पर क्या करेंगे, आप इसका आंसर दे सकते हैं। दो को एलिमिनेट कर दें, छाट दें, और बाकी दो में से एक को चुन लें दोस्तों। इस तरीके से आप करना अगर सीख गए तो इससे बेटर प्रिपरेशन और कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये तो शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, काम समय या ज़्यादा आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब या फिर अदर सोशल साइट क्या है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ाने के लिए अगर बात करें तो सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी दोस्तों, सब लोगों ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इसका आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। संरचना और अभ्यास की वह प्रणाली जिसमें पुरुषों, महिलाओं और हवा हवा हो सके और उनका शोषण करे, यानी अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस इन विच मेन डोमिनेट, ऑपरेश एंड एक्सप्लॉइट वुमेन इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए, है ना, कि इसमें से एक कौन सी सिस्टम है जो वुमेन्स की प्रैक्टिस की बात नहीं करके मेन की बात करते हैं, मेन डोमिनेटेड की बात किया जाता है, ऑपरेस या एक्सप्लॉइट किया जाता है वुमेन्स को। ये सारी चीज़ें एक किस प्रकार के समाज में होता है दोस्तों, जहाँ पर मेन लोगों को ज़्यादा वर्चस्व दी जाती है। हाँ दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, पैट्रियार्की, पितृसत्ता समाज। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को, गर्ल्स को उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है जितनी आज़ादी एक मेन और एक बॉयज को दी जाती है। अब धीरे धीरे ट्रेडिशन चेंज हो रही है, फिर भी अभी ये आपका पैट्रियार्की जो है दोस्तों अभी भी हमारे समाज पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों क्वेश्चन से है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है ना। और इंग्लिश में सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। सामाजिक विज्ञापन का एक उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन सुनेंगे दोस्तों कि टू चेंज एटीट्यूड एंड माइंडसेट एज अ पीपल इन्फ्लुएंस पीपल, है ना। टू बी नंबर, यानी टू टारगेट सोशल नेटवर्क एंड सोशल ग्रुप, है ना। थर्ड देखेंगे, टू एडवर्टाइज प्रोड्यूस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर पर्सनल कमर्शियल वैल्यू।
ऑप्शन डी देखें, टू मोटिवेट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू इंगेज इन वॉलेंट्री सोशल एक्टिविटी, है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्यक्तिगत वाणिज्यिक मूल्यों के लिए सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर उत्पादन का विज्ञापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञापन का एक उद्देश्य है, इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर कॉमन दिखे, जिसमें पॉजिटिव बातें कही गई हो, पॉजिटिव चीज दिखा रहा हो, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर सही होने की आप सेंस के आधार पर सही कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें है, प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा एक गलत बयान है ना। देखिए, शासकों एवं राजाओं की उपलब्धि प्रशस्ति में होती थी, बिल्कुल होती थी प्रशस्ति में। वीर राजाओं की प्रस्तुति और उनके संरक्षण उद्देश्य के लिए विद्वानों कवियों द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। आमतौर पर राजाओं ने खुद उन्हें लिखा था, बिल्कुल गलत है। वे इतिहास के बहुमूल्य स्रोत है, जिससे अवधि से वे संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ गलत ही पूछा जा रहा है। आमतौर पर राजाओं ने खुद उन्हें लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी इसकी आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक क्वेश्चन, टू द पॉइंट उठा के डाल दिया गया है। देखिए, PHC का पूर्ण रूप क्या है, अगर आप जानते हैं थोड़ा भी, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर प्राइवेट हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। एकदम 100 में 100 ला रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर कीजिए फटाफट। तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 ये है दोस्तों कि इनमें से एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है ना। जैसे कि खनिज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया। तो इसमें से कौन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेडिंग हो गया या फिशिंग। तो इसमें आपका दोस्तों ट्रेडिंग ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यापारी जो होता है, व्यापार किससे करवाता है, एक अनुभवी इंसान से कराता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक आज का जर्नी था। आज आपके साथ बने रहे, आप मेरे साथ बने रहे, और हम एक दूसरे को क्या करते रहे, इंटरेक्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा ये सारे वीडियो, क्योंकि इसी सारे वीडियो से पूरी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स हो रहे दोस्तों, सारे में पूछी जा रही है। तो इसलिए आप अच्छे से सारे नोट्स बनाएंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे और एग्जाम जाके देंगे दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और ये क्वेश्चंस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नहीं है एग्जाम में दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।